हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए आपको बाकी संविधान का। हमने मूल अधिकार जो थे वो करा रखे थे आपके ना। तो मूल अधिकार जो हमने कराए थे वो कहाँ तक करा दिए हैं आपको, ठीक है, 12 से 31 तक करा दिए थे। कितने करा दिए थे? 12 से 31। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में चला जाए, संविधान लाइव क्लासेस में हमारे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो पीछे वाले वीडियो देख लें मूल अधिकार के, ठीक है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं 32, अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अम्बेडकर साहब का मेन अनुच्छेद रहता है अनुच्छेद 32, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संवैधानिक क्या कहते हैं? उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार, ठीक है। इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? अगर आपसे पूछता है तो आप ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था आपकी? संविधान की आत्मा। अगर पूछेगा संविधान की आत्मा अगर किसने कहा इसे, तो अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था? जो संवैधानिक उपचार होता है उसको क्या कहा दिया था उन्होंने? संविधान की आत्मा कह दिया था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा है? आत्मा कहा है, ठीक है। ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अगर पूछा है संरक्षक किसको कहा गया संविधान का, तो आप बताओगे संवैधानिक उपचार को कहा गया है। हृदय किसको कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार को कहा गया है। प्रतिभूति किसको कहा गया है, ठीक है, तो वो आप किसको बताओगे? संवैधानिक उपचार, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर इसी को क्या मानते हैं? संविधान की आत्मा मानते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसे न्यायिक कार्यवाहिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? न्यायिक कार्यवाहिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका क्या रहता है? रिट रहती है। क्या रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पूछा जाता है कि रिट आपने देखा होगा कि कभी हम लोग कोई विवाद हो जाए, है ना, किसी जमीन को लेकर विवाद हो जाए तो हम लोग रिट लेके आते हैं, जिसे हम लोग स्टे बोलते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप की 5 रिटें पढ़ेंगे हम इसमें। कितनी पढ़ेंगे? 5 रिटें। कितनी पढ़ने वाले हम लोग? 5 रिटें, ठीक है। तो मोस्ट तो यही रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कभी कभी कि मूल अधिकार कहने वाला कौन सा अधिकार है? क्या पूछेगा आपसे? मूल अधिकार को, जो मूल अधिकार हैं उनको मूल अधिकार प्राप्त कराने वाला कौन सा आपका अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 32 है। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर। मूल अधिकारों को मूल अधिकार प्राप्त कराने वाला मूल अधिकार है। ये क्या है? आपका मूल अधिकार है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि जो मूल अधिकार है टोटल हमारे 12 से कितने तक है? 35 तक हैं। उनको मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहने वाला कौन सा मूल अधिकार था? तो आप कहोगे कौन सा था? अनुच्छेद 32 था। ये आपको मोस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार आप रिपीट कर लें इसको। अम्बेडकर साहब ने किसको आत्मा कहा है संविधान की? तो संवैधानिक उपचार को, जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है। इसे संरक्षक कहा है हृदय और प्रतिभूति। डायरेक्ट पूछ ले कि हृदय कौन सा अनुच्छेद माना गया है, या किस मूल अधिकार को हृदय कहा जाता है, या किस मूल अधिकार को संरक्षक कहा जाता है, या किसे प्रतिभूति कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेन जो रहती है वो आपकी 5 रिट रहती हैं, यानी कि पूरा संविधान में जो होंगी वो 5 रिट होंगी। रिट हम किसी पे अप्लाई करते हैं, किसी को 5 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, और वो कौन कौन सी 5 होती हैं उनको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें रहती हैं वो कौन रहती हैं? रिट रहेंगी। कौन रहेंगी? रिट, ठीक है। आप किसी के खिलाफ रिट डाल सकते हो, लेकिन आपको अधिकार पता होना चाहिए कि किसके साथ पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला रिट जो पढ़ते हैं, पहले रिट जो पढ़ेंगे, कितने रिट पढ़ने वाले हैं? 5। उसमें से पहले रिट पढ़ते हैं, कौन सी पहली रिट आती है? उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो उसमें क्या होता है पहले समझ लेंगे हम लोग, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये एक आपकी रिट है, एक टाइप की पहली रिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि पुलिस जो है वो कोई छोटी मोटी मारपीट हो जाए या कोई क्राइम हो जाए, उसको पुलिस आदमी को पकड़ के ले जाती है, ठीक है, और उसको जाकर जेल में बंद कर देती है। लेकिन हमारा मूल अधिकार हमने आपको पढ़ाया था, उसमें ये बताया था आपको कि कोई भी जब आपका पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसका अधिकार होता है कि वो अधिकतम उसको अपने पास 24 घंटे रख सकती है। कितने रख सकती है? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसको क्या करना होता है? पेश करना होता है। लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने कि विवाद हो जाता है, लोगों का पैसा देकर उनको रुकवाने की कोशिश करते हैं। मान लो उसने आपका किसी भी कैदी है और उसको पुलिस वालों ने पकड़ बंद कर रखा है, सही है, और 24 घंटे की ज़्यादा उन्होंने उसे क्या कर रखा है? अपने पास रखा है। तो आप कौन सी रिट डालेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि अभी तक बंदी को
साशरीर अभी तक आपने मजिस्ट्रेट के पास पेश क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप कहाँ चले जाओगे, तो आप वहाँ उसको छुटाने के लिए आप अपने रिट डालोगे जाकर कहाँ, या तो सुप्रीम कोर्ट डाल सकते हो या फिर आप कहाँ डाल सकते हो, हाई कोर्ट सर डाल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, या तो सुप्रीम कोर्ट डाल दो जाके या फिर हाई कोर्ट डाल दो जाके। अब आपको सर हम अगर मान लो किसी दोनों में से किसी में डाल सकते हो आप, होता क्या है, अधिकार वही होता है, स्टे वही लेके आएगा वो, लेकिन मान लो हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर पास पड़ रहा है तो हम हाई कोर्ट में डाल देते हैं। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट पास पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे, और ये एक ऑर्डर जारी करेंगे उस अधिकारी के खिलाफ, जो पुलिस या दरोगा है या एसओ है, उसके खिलाफ अधिकार करेंगे कि मैं न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आपको क्या देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर रखा है उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजना होता है, मजिस्ट्रेट। क्या आपने नहीं भेजा है तो तुरंत उसको क्या करें, बरी करें। अगर सबूत नहीं है उसके खिलाफ तो बरी कर दें, और नहीं तो मजिस्ट्रेट के साथ खिलाफ करें। तो तुरंत ऑर्डर लेकर आप आओगे, उसके बाद आपका जो कैदी होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो उस रिट को क्या बोला जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, क्या इसमें हम लोग बात समझने वाले हैं कि जो गिरफ्तार किया होगा, गिरफ्तार है ना, गिरफ्तार करे हुए व्यक्ति को 24 घंटे में क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के पास क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। कैसे प्रस्तुत करोगे, तो सशरीर। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने, हाथ काट लिया उसका, तो नहीं, पूरा शरीर द्वारा, जैसे आपने अरेस्ट करा था उसको ये ऑर्डर होगा इसके द्वारा कि पूरा सशरीर साथ में ले जाकर, ठीक है, क्या करके साथ में ले जाकर उसको बोलते हैं सशरीर प्रस्तुत करना होता है। क्या करना होता है, सशरीर प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। आप 24 घंटे के अंदर उसको क्या करोगे, सशरीर प्रस्तुत करोगे। और अगर नहीं कर रहा है प्रस्तुत वो, तो आप उसके पीछे क्या डाल दोगे, कौन सी रिट डालोगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सीधे पूछेगा आपसे कि अगर कोई कैदी है और उसको लगातार नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो आप क्या करोगे, हाँ, आप कहोगे सीधे सीधे कि हम क्या डाल देंगे उस पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण डाल देंगे। क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपकी पहली रिट होती है, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहती हो। कभी कभी अगर नहीं छोड़ता तो वकील इसी का प्रयोग करके क्या करता है, उनको छुड़ा लेता है, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, आगे को समझ में, ठीक है। रिपीट कर दें एक बार, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक रिट है जो आदेश देती है, हमारा अनुच्छेद 32 के तहत हमें यह अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है कि अगर हमारा कोई किसी व्यक्ति को, भाई को या उसको पकड़ रखा है और वो 24 घंटे को उन्होंने आपके मजिस्ट्रेट के पास नहीं करा, उन्होंने पेश नहीं किया है, तो आप उसको छुड़ाने के लिए क्या करोगे, तो आप रिट डालोगे। और कौन सी रिट डालोगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और उसके द्वारा आपको उनको छोड़ दिया जाएगा या मजिस्ट्रेट के पास करा दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो आपको पहली रिट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम दूसरी रिट की बात करते हैं। कौन सी, दूसरी रिट की, ठीक है। दूसरी रिट में देखिए क्या करते हैं, दूसरी रिट कौन सी होती है, देखो। अब कभी कभी देखा होगा आपने, जो लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई सरकारी नौकर है, चलो मैं इसका पहले नाम लिख देता हूं, ठीक है। क्या नाम है इसका, परमादेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, परमादेश। ये भी एक क्या है, रिट है। परमादेश क्या है, एक रिट है, ठीक है। क्या है ये आपकी, ये रिट है। ये इसका मतलब है कि अगर कोई कर्तव्य नहीं कर रहा है अपना, उसका जो कर्तव्य है, जो कार्य करने वाला है, अगर वो नहीं कर रहा है, और उसमें जो मैन रहेगा वो कौन रहेगा, जो सरकारी नौकरी में है। कौन है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना कार्य सही से नहीं निभा रहा है, अपना कर्तव्य क्या कर रहा है, सही से नहीं निभा रहा है, तो उस पर कौन सी रिट डालोगे आप, परमादेश। कौन सी डालोगे, परमादेश। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, आप सरकारी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए, भाई डॉक्टर आपका क्या कर रहा है, आजकल टाल रहा है, आपके मरीजों को सही से नहीं देख रहा है, तो आप उस पर कौन सा रिट डाल दोगे, परमादेश, ठीक है। मान लो कोई शिक्षक है और सही से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, और आप उससे कई बार शिकायत भी की हो, लेकिन ठीक है, तो उसको जांच कराने के लिए आप क्या, कौन सी रिट डाल दोगे, परमादेश, ठीक है, कि ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई अधिकारी है, सरकारी उसमें है, ठीक है, किसी विभाग में हो सकता है, तहसील में हो सकता है, आपकी सिटी में हो सकता है, कोई थाने में पुलिस है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सही से कार्य नहीं कर रहा है, कोई हमारा कार्य नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेगी सरकार में, तो ध्यान रखना कौन सी करेगी, परमादेश ला सकते हो आप। उसके खिलाफ क्या लाओगे, परमादेश। तो सीधे पूछे कि सरकारी नौकरी पर अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है, अपने पद पर रहते हुए सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप कौन सी रिट ला सकते हो, तो आप बता दोगे परमादेश ला सकते हो। कौन लाओगे, परमादेश। क्या लाओगे, परमादेश, ठीक है। इसे पब्लिक ड्यूटी, अगर पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी अगर सही से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक आपकी रिट बनाई गई है जिसका नाम क्या है, बोलो क्या नाम है, हाँ, परमादेश है। क्या है ये, परमादेश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक ड्यूटी,
पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई सरकारी नौकरी में है और वो सही से क्या करने कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है, यानी कि पब्लिकों का जो लोग हैं उनका कार्य नहीं कर रहा है, तो उन पर क्या लाया जाता है, तो आप क्या बता दोगे, परमादेश लाया जाता है। क्या लाया जाता है, परमादेश। और आप उस परमादेश को लाने के लिए कहाँ अप्लाई करोगे, तो हम आपको बता चुके हैं, या तो आप हाई कोर्ट में कर दो या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से किसी में कर दो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दोनों रिट एक्सेप्टेड करती हैं और दोनों इसकी सुनवाई करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सरकारी लोग जो सही से काम नहीं करते हैं उसके लिए हम लाते हैं सरकारी लोग जो सही से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कौन सा ले आओगे आप बताओ, उनकी ड्यूटी, उन्हें सिखाने के लिए ड्यूटी क्या लेके आओगे, परमादेश, अगर आपको नॉलेज है तब। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी सरकारी अगर व्यक्ति है और वो अपने पद पर रहते हुए सही से कार्य नहीं कर रहा है, उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उस पर कोर्ट में केस डाल सकते हो। और कोर्ट में केस किस रिट के तहत पड़ेगा, तो आप कहोगे परमादेश। ठीक है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई सरकारी नौकरी में है और उससे अपने पद का सही से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा उसके लिए रिट लेके आएंगे, क्या कौन सी रिट डालोगे उसके लिए, तो आप कहोगे परमादेश डालोगे। कौन सी डालोगे, परमादेश। कितनों की बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान रखना कि ये सिर्फ दो लोगों पर नहीं ला सकते आप। किन पे नहीं ला सकते, दो लोगों पे। किन पे नहीं ला सकते आप, राष्ट्रपति पर। किस पर नहीं ला सकते हो, राष्ट्रपति पर। और किस पे नहीं ला सकते हो, राज्यपाल पर। और किस पे नहीं ला सकते हो, राज्यपाल पर। इन दोनों लोगों पर आप परमादेश नहीं ला सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। इन दोनों पर आप परमादेश नहीं ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप मान लो परमादेश ले भी आए और ये मान लो इन्हें सजा भी हो गई, तो जब तक ये अपने पद पर है इनके पास अनुच्छेद रहते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति है वो अपनी सजा माफ कर लेगा, ये इसको अधिकार होता है। अनुच्छेद 72 इसको क्या अधिकार देता है, मान लो राष्ट्रपति ने कोई क्राइम कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, किसी चाकू घुसेड़ दिया, ठीक है, अब भाई हो गया भाई, अब आपने केस कर दिया उसके ऊपर। सबसे बड़ा तो कंडीशन होती है कि आप राष्ट्रपति पे केस ही नहीं कर सकते हो, फौजदारी मुकदमा कभी चल ही नहीं सकता है। ध्यान रखना, ये हमने आपको पढ़ा रखा है, आगे भी समझाएंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे उसमें सारे अनुच्छेद आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत वो अपनी सारी की सारी सजाओं को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। क्षमादान दिया हुआ है अनुच्छेद 72 में, क्षमादान, किसी की फांसी रुकवानी है, किसी को फांसी कन्वर्ट करानी है, तो वो सब इसी के तहत आता है, उसमें अपनी पावर होती है, स्पेशल पावर होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मान लो आप ये केस कर भी देते हो ये वाला, तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। वैसे तो आपको साफ साफ लिखा है कि परमादेश है वो आप इस पर नहीं ला सकते हो। किस पे ला सकते हो, जो सरकारी नौकरी में है, बाकी आप सब पे ले आओ, प्राइम मिनिस्टर पे ले आओ, सीएम पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप उन पे परमादेश डाल सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, सीएम पे आप परमादेश कैसे ले आओगे, वो तो अपना सही से कार्य कर ही रहा होता है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है तो आप आराम से ला सकते हो, ये संविधान में हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, राज्यपाल 161 के तहत अपनी सारी सजाएं माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, मान लो आपने उसमें मुकदमा चल लिया, इसको सजा हो गई, ये बाद में एक लेटर निकालेगा, उसमें साफ साफ लिख देगा कि मैं राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत मैं अपनी सारी सजाओं को क्या करता हूं, माफ कर दे, बरी हो गया, कोई फायदा नहीं होगा इसमें। तो यही राष्ट्रपति का रहता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इन दोनों पर कभी भी आप परमादेश नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते हो, परमादेश। मान लो राष्ट्रपति है वो अपने कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, आराम से घूम रहा है इधर, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उस पर स्पेशल पावर रहती है। राज्यपाल अगर अपना सही से कार्य निर्वाह नहीं कर रहा है, ठीक है, तब भी आप इस पर क्या नहीं ला सकते हो, परमादेश नहीं ला सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई, परमादेश नहीं ला सकते ना। परमादेश कब लाओगे आप, जब कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए और आपका वर्क सही से नहीं करता है, आपको लगता है कि ये जनता को बहुत परेशान करता है और अपने पद का क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है, और वो भी जो इसका कार्य करने वाला है वो भी कार्य नहीं कर सकता है, तो आप सर इससे चले जाओ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और क्या लेके आ जाओगे उसके खिलाफ, परमादेश। क्या ले आओगे, परमादेश। आ गई बात समझ में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 रिट समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तीसरी रिट क्या ला सकते हो, तीसरी रिट की देखते हैं। यहां तक समझ रहा ना, राष्ट्रपति जो है वो हमारा औपचारिक एक अधिकारी होता है, औपचारिक अधिकारी बोलते हैं। अगर आपको पूछता है कि वास्तविक अधिकारी कौन होता है हमारे यहाँ का कार्यपालिका का, ठीक है, तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और औपचारिक पूछेगा कार्यपालिका अधिकारी कौन होता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति होता है। औपचारिक रूप से होते हैं, जैसे शादी में होता है ना, शादी ब्याह होते हैं तो उसमें जो फूफा होते हैं, तो फूफा को सिर्फ पहचान लिया जाता है, तो वही राष्ट्रपति हैं हमारे। उनका कोई काम तो है नहीं, कोई अधिकार तो होता नहीं है, सिर्फ आराम से बैग लेके बैठे रहते हैं, आया भाई साहब साइन किए, पैसे दे दिए, बस काउंट कर लिए, ठीक है, बस यही चलता रहता है, एक नॉर्मल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 रिट आपको समझ में आ गई। पहली रिट कौन सी थी बताओ जरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले कौन सी थी,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसमें क्या था कि अगर कोई पुलिस है ना, पुलिस वाले ने किसी को आपके किसी संबंधी किसी रिलेशन वाले को पकड़ रखा है और वो 24 घंटे के अंदर उसने मजिस्ट्रेट में उन्हें पेश नहीं किया है, ठीक है, और रोज टाल टवाल करते हैं कि आज है वो है कल है नहीं है, तो आप सीधे चले जाओ कहाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ डाल दो क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, और उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई देगा और एक ऑर्डर जारी करेगा कि मैं न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आपको आदेश देता हूं कि इस व्यक्ति को या तो छोड़ दिया जाए या फिर आपको 24 घंटे के अंदर जो आपको पेश करना था मजिस्ट्रेट में वहां जाकर पेश करो, ठीक है। और उन लोगों को वो बातचीत करने के लिए वहां बुला लेता है, ठीक है, उनसे पूछताछ करता है कि आपने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। तो काफी अधिकार होते हैं हम लोगों पे, लेकिन अगर आपको पता हो तब, ठीक है। चलिए अगला था हमारा कौन, परमादेश। परमादेश किन के खिलाफ ला सकते हैं हम, बताओ जल्दी, किन के खिलाफ लाते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या डाल सकते हो, कौन सी रिट डाल सकते हो, तो आप कहोगे परमादेश, हम लोग उस पर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं हम लोग, परमादेश, ठीक है। तीसरी रिट बात करते हैं हम लोग, तीसरी रिट क्या होती है। 2 रिट समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए तीसरी रिट की बात करते हैं। तीसरी आपकी अधिकार प्रक्षेप, क्या होगा, अधिकार प्रक्षेप, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक रिट है, क्या है, एक रिट है, ठीक है। इसको बेरेंटो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बेरेंटो, ध्यान रखना क्या बोलेंगे इसको, बेरेंटो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेरेंटो, बेरेंटो रिट बोलते हैं, ठीक है। तो बेरेंटो होती क्या है, ठीक है। मान लो देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति होते हैं वो सरकारी नौकरी ना फर्जीवाड़े में कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, फर्जीवाड़े में। मान लो किसी को और के डॉक्यूमेंट लगा दिए, ठीक है, किसी और के डॉक्यूमेंट लगाकर कट ऑफ जिसकी ज़्यादा है उसमें आराम नौकरी कर रहे हैं। मान लो आपको मालूम पड़ गई, ठीक है, तो आप उसकी जांच कराने के लिए कौन सी रिट लेके आओगे, तो आप कहोगे बेरेंटो लेके आओगे। क्या लेके आओगे, बेरेंटो, कोई सरकारी नौकरी। फिर समझो ध्यान से, फिर लिखवाते हैं, आपको नोट करवा देंगे। देखिए समझिए ध्यान से, अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और वो फर्जीवाड़े में कर रहा है, किसमें कर रहा है, फर्जीवाड़े में, ठीक है, अपने पद पर, ठीक है, तो उस व्यक्ति की जांच कराने के लिए आप किस रिट को लेके आओगे, तो आप कहोगे बेरेंटो लेके आएंगे हम। कौन लेके आएंगे, बेरेंटो। तो इसमें ध्यान रखना, अगर क्या कर रहा है कोई सरकारी नौकरी किसमें कर रहा है, फर्जी कर रहा है, क्या कर रहा है, फर्जी कर रहा है, तो उसको जांच कराने के लिए, क्या कराने के लिए, उसकी जांच कराने के लिए, तो आप कौन सा रेट लेके आओगे, बेरेंटो। बोलो यस या नो, समझ में आया आपको, कौन सी रेट लेके आओगे, बेरेंटो, ठीक है। अगर फर्जी क्या कर रहा है, आपकी नौकरी कर रहा है और आपको मालूम पड़ जाए तो उसकी जांच कराने के लिए आप कौन सी रेट डाल दोगे, तो बेरेंटो डाल दोगे। कहाँ डालोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल दोगे, ठीक है, और उसके क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ठीक है, जांच स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, अगर मान लो बेरेंटो के द्वारा आपने किसी की जांच करवाई, तो अगर वो सर्विस कर रहा है, मान लो 2 वर्षों से कर रहा है, तो उसकी जितनी भी, अगर वो दोषी पाया जाता है, दोषी नहीं पाया जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर मान लो दोषी पाया जाता है तो उसकी 2 साल का जितना भी पेमेंट उसने लिया होगा उस सब का क्या कर ली जाएगी, रिकवरी कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी, रिकवरी, क्योंकि आपने फर्जीवाड़े से ये काम करा है, ठीक है। और रिट किसके लिए ला सकते हो ये वाली, तो अगर किसी भी फर्जी पद पर, कोई पद है, कोई व्यक्ति है उस पर हुआ है, तो किसी कर्मचारी के पद के लिए, है ना, कोई भी कर्मचारी है, मतलब सरकारी कर्मचारी है और उसकी पद की अगर आपको जांच करानी है कि ये वास्तव में सही कार्य कर रहा है, मतलब सही भर्ती हुआ है या सिर्फ फर्जीवाड़े से भर्ती हुआ है, तो सरकारी पद की अगर जांच करानी है तब भी आप कौन लेके आओगे, बोलो वेरेंटो लेके आओगे। ध्यान रखना, सरकारी पद की जांच करानी है किसी के, तो फिर भी क्या लेके आओगे आप, वेरेंटो लेके आओगे। बोलो बताओ जल्दी, समझ में आया बात। और देखिए तीसरा लिखिए, अगर कोई घटना घटित हुई है, कोई घटना है, उस घटना की अगर आपको जांच करवानी है, ठीक है, क्या करानी है, उस घटना की, कोई घटना हुई है और उसकी भी जांच करानी है आपको, तब भी आप क्या लेके आओगे, बेरेंटो। जैसे मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया है ना, और पुलिस वालों ने पैसा लेकर उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो अब आपको लगता है कि वास्तव में भैया पुलिस तो इनके साथ है, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, यानी कि हमारे तो भाई निष्पक्ष जांच ही नहीं हुई है, ठीक है। चाहे कोई मान लो बेगुनाह चला जाए, जेल चला जाए, और वो चाहता है कि हमें दोबारा से क्या होनी चाहिए, इसकी जांच करानी पड़ेगी, भाई ये घटना की दोबारा से जांच हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, बेरेंटो लेके आओगे। क्या लेके आओगे, बेरेंटो, और कहोगे कि इस घटना की जांच हमें दोबारा करानी है, ठीक है, तो आप उस घटना की जांच क्या होगी, दोबारा होगी। तो ध्यान रखना ये 3 चीज़ें आप इसमें है कि किस कोई फर्जी पर नौकरी कर रहा है तो उसकी आप जाँच करा सकते हो, किसी सरकारी पद की भी क्या जाँच करा सकते हो कि वो सही है या गलत है, ठीक है। मान लो कोई ऐसे पद होते हैं जो वो अपने आप ही जनरेट कर लेता है विभागीय, ठीक है, तो वो आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी घटना की जांच करानी है तो आप क्या लेके आओगे, वेरेंटो लेके आओगे। कौन लेके आओगे, बेरेंटो। आई बात समझ में आता, कोई दिक्कत, बेरेंटो समझ में आ गया।
ठीक है। कभी भी सरकारी पद की अगर आप जांच करानी है तो आप किससे कराओगे, बैकग्राउंड टेस्ट कराओगे, ठीक है। अगली रिट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिट, ये 100% आती है और एसआई और एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं प्रतिवेदन की। किसकी बात करेंगे, प्रतिवेदन। तो ये चौथी रिट होगी आपकी प्रतिवेदन। प्रतिवेदन कब लाया जाता है, प्रतिवेदन आप रिट कब लेके आओगे, है ना, किन कंडीशनों में लेके आओगे। देखो जैसे मान लो कोई जमीन है, मान लो मुकदमा चल रहा था जमीन पे, है ना, छोटी सी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग आपको बता देते हैं, ठीक है। तो उसमें मान लो अगर जमीन है, अब आपने लोअर जो आपकी केस कोर्ट होते हैं उनमें आप मुकदमा हार गए, क्या हो गए आपके, हार गए, जबकि जमीन क्या है वो आपकी है, तो आप उसको दोबारा से, है ना, अब मान लो भाई वो जीत गया, भाई जमीन उसकी हो जाएगी जैसे जीत ली, लेकिन आप चले जाओगे कहाँ, कोर्ट, और कोर्ट में क्या लेके आओगे, बताओ क्या लेके आओगे आप, प्रतिवेदन लेके आओगे। क्या लेके आओगे, प्रतिवेदन। क्या लेके आओगे, प्रतिवेदन लेके आओगे। अब मान लो उसको तो भाई साहब छूट में लगी, कोर्ट ने कह दिया कि भाई जमीन तुम्हारी, तो अपना काम करो। अब अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करना स्टार्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करना स्टार्ट करता है, मान लो सुनवाई में लग गए 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो तब तक तो वो मकान बनवा लेगा ज़मीन पे, बोलो यस या नो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है कि वो ये कहता है भैया ये थी तो हमारी, बट इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था और कागज़ फर्जी बना लिए, कागज़ हमारे पास भी पूर्ण है, लेकिन ये केस जीत गए हैं। तो उसके लिए जैसे ही आप जाओगे, वैसे ही जब रिट डालोगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक आपको क्या देता है, आदेश दे देता है। जो लोअर आपकी कोर्ट होगा ना उसको आदेश दे देगा, बोले मैं इसको सुन रहा हूं तो इसके लिए आप लगा दो इस पर क्या, स्टे। क्या लगा दो, स्टे। सुना होगा ना कि हम उसका स्टे ले आए, ठीक है। तो वो स्टे ले आने का मतलब क्या होता है कि अब जो आप वहां केस हार गए तो उसे सुप्रीम कोर्ट जहां भी आप डालोगे रिट, जहां डालोगे, चाहे हाई कोर्ट में डाल दो चाहे सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, ठीक है, किसी में डाल दो, जहां डालोगे तो उसकी पहली या दूसरी जो भी 1-2 आपकी डेट पड़ेगी, उसी डेट पर वो क्या कहेंगे कि भैया जो वकील होगा आपका वो कहेगा कि हमारे लिए ना पहले क्या दिला दो, स्टे दिला दो। हम किसके तहत आए हैं, प्रतिवेदन के तहत आए हैं। किसके तहत, आप हमें क्या कर दो, प्रतिवेदन के तहत उस पर स्टे दे दो और हमारी बात को क्या करा जाए, सुना जाए, ठीक है। तो स्टे ले आएगा वो, क्या ले आएगा, स्टे। स्टे जानते हैं कि स्टे पर रोक लगा दी गई। अब ना तो उस जमीन पर वो कोई कार्य करा सकता है और ना ही आप कोई करा सकते हो, जब तक क्या चलेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, क्या होगा, ये रोक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रोक। तो आप ये ध्यान रखना, जब आप क्या करोगे, जो लोअर कोर्ट होंगे, क्या होंगे, लोअर कोर्ट होंगे, उनमें अगर मान लो आप कोई केस हार जाते हो, ठीक है, तो आप फिर उसके लिए क्या करते हो, प्रतिवेदन लेके आओगे और उस प्रतिवेदन के तहत ही जो भी केस आप हारे हो उस पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, यानी कि स्टे लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, स्टे लगा दिया जाएगा, स्टे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, स्टे ऑर्डर, ठीक है। उस स्टे ऑर्डर के तहत आप जो जीत चुके हो तो ना तो वो कोई कार्य करा सकता है उस पर और ना ही आप कोई कार्य करा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको स्टे लेके आना है, जहां अगर आप केस हार गए हो उसके बाद स्टे लेके आना है, तो उसके लिए आप कौन सी रिट डालोगे, तो आपको प्रतिवेदन डालोगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टे किस रिट के तहत लिया जाता है, तो आप क्या बता दोगे, स्टे किसके तहत लिया जाता है, प्रतिवेदन के तहत लिया जाता है। किसके, प्रतिवेदन, ठीक है। आगे होगा बात समझ में, कोई केस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अरे मान लो, ठीक है भाई आप कोई किसी केस में फंस गए, मान लो किसी का आपने मर्डर कर दिया था या कुछ भी कर दिया था और आपने नहीं किया, मान लो मर्डर हो गया, किसी ने आपने गलती थोप दिया आपके ऊपर, और लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, आपको फांसी सजा दे दी। क्या दे दी, फांसी की सजा, ठीक है। अब आप क्या चले गए, प्रतिवेदन लेने चले गए। तो अगर मान लो प्रतिवेदन में स्टे नहीं लगाया गया, पता चला कि डेट पड़ गई 2-3 बार और तब तक उसे फांसी लटका दिया गया, तो बताओ क्या फ़ायदा हो गया। तो आप जो हाई कोर्ट होता है वो क्या कहता है, भाई साहब ऐसा रुको, अब आपने फैसला दे दिया है, अब हम पहले ट्राई करेंगे, मतलब हम भी देखें आखिर वो क्या गड़बड़ है। अगर ये व्यक्ति हमारे पास मतलब केस लेके आया है तो हमें भी सुनना है। तो उस सुनने के चक्कर में पहले कहते हैं भाई साहब आप रोक लो, जो भी आपने सजा दी है ना उसको क्या कर दो, रोक दो। उसके बाद हम सुनते रहेंगे भाई 2-3 साल 4 साल जो भी सुनाई होगी, ठीक है। तो उसी के लिए आप क्या लगा देता है, वो स्टे लगा देता है कि अब फांसी मत दे देना, अब फांसी मत दे देना, अब इस केस को हम सुन रहे हैं। कौन सुने, हम। तो हमेशा रखना जो स्टे आएगा वो हमेशा किस पे आएगा, लोअर कोर्ट पर। कौन लगाएगा, हाई कोर्ट। कौन लगाएगा, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का मतलब जैसे मान लो मजिस्ट्रेट से, मान लो उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया, मजिस्ट्रेट से। तो मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा आप कौन, मान लो ये जिला वाले, जो जिला न्यायालय है वहां से इनकी जो सुनवाई होकर आई है वो क्या कर दी, सजा दे दी उन्होंने। तब अब ये कहां पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए। कहां पहुंच गए, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा सकता है,
बोलो, इसके फैसले पे क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। मान लो गलती से हाई कोर्ट ने सजा सुना दी, अब आप पहुंच गए कहां, सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। तो हमेशा स्टे किस पे लगाया जाता है, लोअर से अपर वालों पे, मतलब सही है। जो अपर वाले होते हैं, जो बड़े वाले हैं, वो लोअर वाले फैसलों पे क्या लगा देते हैं, स्टे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टे, जो आपने बहुत सुना होगा और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये चौथा स्टे था, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम खिली के खिलाफ भी स्टे ला सकते हैं, किसी भी, चाहे आपकी जमीन का मामला हो, चाहे आपकी कोई घटना का मामला हो। ठीक है, तो उन सब पर आप स्टे ला सकते हो और आराम से फिर सुनवाई करते रहते हो। ठीक है, और स्टे कौन लेके आएगा, ये हम आपको बात समझा चुके हैं और आपको समझ में भी आ गई होगी। बोलो आई नहीं, आ गई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो अगली बात कर लेते हैं। अगला हमारी जो रिट आती है वो 5वीं रिट होगी, यही इसका इंपोर्टेंट रहेगी। तो 5वीं रिट की अगर हम बात करें, 5वीं रिट। ठीक है, 5वीं रिट क्या होती है, तो उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। ये उत्प्रेषण कब लाई जाती है, कब ला सकते हो उत्प्रेषण। ठीक है, ये तब लाई जाती है जैसे मान लो कोई क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय। ठीक है, या उसका जो विशेषाधिकार है वो गलती से क्या कर देता है, आपको फैसला सुना देता है। क्या कर देता है, फैसला सुना देता है। कोई फैसला मान लो सुना दिया उसने, तो आप उसके खिलाफ क्या ला सकते हो, उत्प्रेषण ला सकते हो। ठीक है, और इसमें भी क्या लगता है, स्टे लगता है। सबसे पहले क्षेत्रीय वालों ने फैसला सुना दिया, आपको सजा भी सुना दी। मान लो कि भाई साहब इनको हम 10 साल की सजा देते हैं, इन्होंने ऐसा क्राइम करा है, इसको 10 साल की सजा देते हैं। लेकिन वो कहता है भाई साहब हम तो वहाँ थे ही नहीं, हमें तो पुलिस ने क्या कर दिया है, फंसा दिया है, या किसी ने फंसवा दिया है। ठीक है, तो उसके लिए वो कहाँ पहुँच जाता है, कोर्ट पहुँच जाता है। 10 साल की सजा हो गई, वो कोर्ट पहुंच जाएगा। तो जो हमने पिछला समझाया था मिलता जुलता हुआ है, बट यहाँ पर क्षेत्रीय न्यायालय और जो आपके विशेषाधिकार जो होते हैं उसका क्षेत्रीय न्यायालय जो होता है उसके लिए काम करेगा। तो इसमें भी वो क्या लेके आएगा, रिट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, स्टे लेके आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्प्रेषण जो है वो हमेशा, जैसे भी हमने बताया था, जैसे मान लो क्षेत्रीय न्यायालय है, कौन है, क्षेत्रीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय है, ये लगा सकता है, ये इसके फैसलों को बदल सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है। मान लो उन्होंने 10 साल से सुना दी, अब ये सुनेंगे फैसला, स्टे तो आ ही जाएगा, स्टे हम उसके द्वारा ले आएंगे। लेकिन ये मान लो फैसला सुनाएगा, तो वो क्षेत्रीय न्यायालय के द्वारा जो दिया गया फैसला है उसको क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है। कौन, जो हाई कोर्ट होगा, मतलब जो सुप्रीम, जो उससे भी होगा। जैसे मान लो क्षेत्रीय न्यायालय से उसको सजा हो गई 10 साल की, कितने वर्ष की हो गई, 10 साल की, समझो ध्यान से, 10 साल की हो गई। ठीक है, अब इसने फैसला सुना दिया 10 साल के लिए। ठीक है, ये पहुंच गया कहाँ, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ने सुनाई करी, सुनवाई हुई, स्टे लगाकर सुनवाई करेगी, और उसके बाद मान लो वो निर्दोष पाया गया, तो वो कह सकता है कि इसकी जो जो लोअर आपकी कोर्ट थी ना, उसने जो फैसला दिया है 10 वर्ष का, उसको हम पूर्णतः क्या करते हैं, रद्द करते हैं, कि ये दोषी नहीं पाया गया है। तो आप ध्यान रखना, उसमें आप उत्प्रेषण रिट के द्वारा सुनवाई करवा सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं। मान लो फैसला दे दिया उसने, क्या कर दिया, फैसला दे दिया। ठीक है, और जब फैसला दे देगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 साल के लिए दिया उन्हें, और तो हाई कोर्ट इसको क्या कर सकता है, स्टे कराकर, आपको ध्यान रखना, सुनवाई करके और इसके फैसलों को बदल सकता है। मान लो हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली, क्या कर ली, हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट जो है इसका फैसला चेंज कर देगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार होता है, ध्यान रखना, और आपका भी अधिकार होता है कि आप इस पर क्या कर सकते हैं, उत्प्रेषण रिट ला सकते हो। क्या ला सकते हो, उत्प्रेषण रिट। तो ध्यान रखना, तो ये आपकी 5वीं रिट रहती है। कौन सी रहेगी, 5वीं। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें हम स्टे ला सकते हैं उसके द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, और उत्प्रेषण के द्वारा हम लोग क्या ला सकते हैं इस पर। ठीक है, कि जो लोअर आपका कोर्ट होता है उसके फैसले को जो हाई कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, उस पर ये पावर होती है। ठीक है, तो यहां तक आपकी क्या होती है, 5 रिट होती हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको। यही अब ये पूरे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे बताओ, तो आप कहोगे ये हमारी आती हैं किसके, अनुच्छेद 32, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार कहते हैं। और इसको भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया था, इसको आत्मा कहा था। क्या कहा था, आत्मा। इसी को हृदय, संरक्षक, है ना, प्रतिवेदी, ये सब आपके बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये 32 समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अब 32 खत्म हो गया आपका, अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 33 क्या होता है, 31, 32, 33। ठीक है, तो 33 में क्या दिया होता है, ध्यान रखना,
इसमें आपका रिटेक्शन कानून दे रखा होता है। क्या होता है? रिटेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार को सीमित करना। ठीक है, कब हम सीमित कर सकते हैं? तो ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 33, जिसमें आपके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। क्या कर देता है? सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा आप पूरे ये नहीं कह सकते कि यार हमारा मूल अधिकार है, हम तो ये कार्य कर सकते हैं। तो वो किस कंडीशनों में होता है? जहां पर आपके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? रिटेक्शन कर दिया जाएगा, यानी कि सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, किन कंडीशनों में? जैसे आपका अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 19 है। अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लें ध्यान से। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 19 है, इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़। इसी के तहत हमें बोलने की आज़ादी है। क्या है? बोलने की आज़ादी है। ठीक है, इसी के तहत हमें क्या है? किसी भी राज्य में, किसी भी उसमें आप रह सकते हो, इसकी भी आज़ादी है। बाहर रहकर व्यापार कर सकते हो, इसकी भी आज़ादी है। ठीक है, वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हो, इसकी भी आज़ादी है। ठीक है, तो ये सब अनुच्छेद 19 में है, इसलिए संविधान की रीढ़ कहा गई है। इसी को कहा गया है, जैसे मान लो आप किसी भी पद पर हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं? हमारे मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है कि आप ज़्यादा उसमें बोल नहीं सकते। जैसे कौन कौन सी में आ सकता है इसमें? तो पहला है सेना। अगर आप सेना में भर्ती हो जाओ, क्या हो जाओ? सेना में भर्ती हो जाओ, तो वहाँ पर आपके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। आ गई होगी बात समझ में? सेना में, जैसे मान लो आप सेना में भर्ती हो, अब आप अपनी पूरी डिटेल उन बताए पढ़ो आराम से, कभी फेसबुक पे बता रहे हो, कभी उस पर बता रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है? जब सेना में आप भर्ती हो जाओगे तो आपको ये वाले मूल अधिकार, यानी कि बोलने की आज़ादी है ना, ये आपकी छीन ली जाती है, आपको सीमित कर दी जाती है कि आप कोई भी डिटेल उसको नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कब आपके मूल अधिकारों को सीमित करा जाएगा? जब आप सेना में हो तो आपका मूल अधिकारों को क्या कर लिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। भाई आप पूरी डिटेल बता दो, हम इसमें हैं, इस यूनिट में। ठीक, मान लो कोई आतंकवादी आया, आपको पकड़ ले गया। ठीक है, तो जो सेना का कानून होता है उसके तहत इसको क्या रोक लगा दी जाती है। अब मान लो आप अधिकारी के पास गए, बोले हमारा तो ये मूल अधिकार है, हम तो बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? भाई साहब आपने कौन सा है? अनुच्छेद 33 नहीं पढ़ा है, आप संविधान पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है, तो क्या करेगा वो? अनुच्छेद 33 का हवाला देगा और कहेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सेना में भर्ती हो जाते हो तो आपके मूल अधिकार को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमें बोलने की आज़ादी, तो आप किसी को गरिया रहे हो, लेकिन सीमित गरियाओ, गाली नहीं दे सकते आप किसी को। ठीक है, मूल अधिकार दिया है, सिर्फ बोलने का दिया है। ठीक है, अगर आपके मूल अधिकार से किसी को कोई हनन होता है, किसी के मूल अधिकार का क्या होता है? हनन होता है, तो ठीक है, वहां पर आपको क्या लगा जाएगा? सीमित कर देंगे। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी सीमित करने की? मूल अधिकार को। सेना में अगर भर्ती हो तो आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, यानी कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति है वो क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक है, या आप गुप्तचर में हो। गुप्तचर विभाग जानते हो? गुप्तचर। ठीक है, अगर आप गुप्तचर हो तो वहाँ पे भी आपके जो आपके अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको सीमित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सीमित। ठीक है, या आप राजदूत हो। क्या हो? राजदूत, तो उनकी भी क्या करते हैं? उसको सीमित कर देते हैं, मूल अधिकार को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। ठीक है, या फिर मीडिया। ठीक है, मीडिया भी आपके ध्यान रखना, मीडिया में बोलने की अभिव्यक्ति तो दी रखी है, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे सुरक्षा, जो आपकी भारतीय सुरक्षा है उसके बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, भारतीय सेनाओं के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हो। मान लो बाहर कोई ऑपरेशन करा गया है तो आप उस ऑपरेशन की डिटेल नहीं मांग सकते हो। ठीक है, बाकी आप देश में कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो आप अनुच्छेद 33 के द्वारा क्या कर दिए जाओगे? तोड़ दिए जाओगे। ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको सीमित बोलने की आज़ादी है। किन किन में? देश की सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना, आर्मी के खिलाफ आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो और देश की सुरक्षा की ज़्यादा नहीं बोलते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मूल अधिकार कब सीमित कर दिए जाते हैं, तो आपको अनुच्छेद 33 के तहत आपके जो मूल अधिकार हैं वो क्या कर देंगे? सीमित कर देंगे। लेकिन कब? जब आप आर्मी में होगे, ठीक है, या गुप्तचर विभाग में हो, या फिर राजनीति में हो, सॉरी राजदूत हो, या फिर मीडिया हो। ठीक है, तो इनके लिए इन पर क्या कर जाता है? अनुच्छेद 33 के तहत इन मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या है? 35 तक आपको पढ़ना है मूल अधिकार पूरे, फिर आपके मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हम फिर मूल कर्तव्य पढ़ेंगे अगले वाले उस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 34। क्या है अनुच्छेद 34 में? ये हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार कितने होते हैं? मूल अधिकार कहाँ से? तो आप 12 से 35 बताएंगे मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं मूल अधिकार? जो थे पहले 7 थे, और अब कितने रह गए हैं? 6। जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपको हटा दिया गया है और वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300 का में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो अनुच्छेद 34 में क्या रखा गया है? ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें बताएंगे आप सैन्य कानून है। क्या है इसमें? सैन्य कानून। सैन्य कानून है, ध्यान रखना। सैन्य कानून मतलब होता है जो आर्मी में भर्ती है उस पर मान लो कोई क्राइम हो जाता है
तो उस पर हमारी नॉर्मल जो कोर्ट है वो केस नहीं करती है। कौन चलाएगा उस पर केस? उसका कोर्ट अलग होता है। आर्मी का कोर्ट क्या होता है? अलग होता है। तो उसे कोर्ट मार्शल और मान लो उसे कर दिया गया, कहते हैं कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तो उसे सेना से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 33 वाले में क्या था? 33 वाले में था कि आपके जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और 34 में क्या है? इसमें सैन्य कानून है। टोटल क्या है? सैन्य कानून। सेनाओं के रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, कोर्ट अलग होते हैं। जो भी सुनवाई होगी वो किसके द्वारा होगी? सैन्य के द्वारा होगी। जैसे मान लो आतंकवादी को पकड़ते हुए कोई आर्मी का जवान गया, ठीक है, और उससे गलती से सिविलियन की डेथ हो गई, क्या हो गई? गोली लग गई। ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा। किसमें बुलाया जाता है? सैन्य कोर्ट में, यानी कि आपका आर्मी का जो कोर्ट होता है उसमें बुलाया जाएगा। किसमें बुलाया जाएगा? आर्मी के कोर्ट में। आई समझ में? उसको हम लोग नॉर्मल कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ना हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। समझ वाली बात? मान लो वो कभी छुट्टी पे घर आया और उससे कोई क्राइम हो गया, किसी ने किसी को उस पर आरोपित कर दिया, तब भी उसको सिविल कोर्ट में नहीं ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाएगा? आर्मी के कोर्ट में। ठीक है, तो ये आर्मी का जितना भी कानून होता है वो सब आपका किसमें? अनुच्छेद 34 में है। किसमें है? अनुच्छेद 34 में। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसे मार्शल लॉ कहा जाता है। क्या कहेंगे? मार्शल लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर से पूछेगा कि सैन्य कानून कहाँ रखे गए हैं, तो आप कहोगे अनुच्छेद 34 में रखे गए हैं। ये सेनाओं के लिए मूल अधिकार है, ध्यान रखना। पूछेगा सेनाओं का मूल अधिकार कहाँ रखा गया है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 34। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। छोटे छोटे ये वाले, आपका 32 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें ध्यान रखना। तो 35 में क्या है? आप पूरे अनुच्छेद हमने 35 तक पढ़ा दिया है, आप आराम इनको देख लें, एक बार रिपीट कर लें सही से, और अच्छे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, 35 में क्या कहा गया? देखो, वैसे तो मूल अधिकार में साफ साफ कहा गया कि आप मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करने की जो आज़ादी होती है वो राष्ट्रपति पर होती है। किस पे होती है? राष्ट्रपति पे। ध्यान रखना, इसमें साफ साफ आपका कहा गया है कि मूल अधिकारों को सिर्फ आप सस्पेंड कर सकते हो, मूल अधिकारों को हटा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हो आप? हटा नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लो कोई आपात लग गई, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपात लग गई है, कहीं आक्रमण हो गया दूसरे देश का, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या होता है? आपात लग जाती है, और जब आपात लग जाती है तो आपके सारे के सारे मूल अधिकार क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पर आप ना ज़्यादा बोल सकते हो, ठीक है, ना आप रोड पे घूम सकते हो। जब वो कहेगा कि इतने से इतने टाइम पर, जैसे 144 धारा लगती है, तो 144 में क्या होता है कि आप झुंड में नहीं रह सकते हो, है ना, ज़्यादा बाहर नहीं निकलोगे, अब जब तक काम है उतना ही निकलो, ऐसे ही आपका उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि आप मूल अधिकार तो हटा तो सकते ही नहीं है, कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 35 में यह कहा गया है कि अगर मूल अधिकार में पॉजिटिव चेंज करना हो, क्या करना हो? पॉजिटिव चेंज करना हो, तो परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? अगर पॉजिटिव हमें चेंज करना होगा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव अगर चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या संसद जो है वो क्या कर सकती है? कर सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं। समाज को नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए उससे। ठीक है, जैसे मान लो आरक्षण था आपका SC/SC को, अब अगर ये चाहें इसको हटाना, क्योंकि इसका मूल अधिकार है कि भाई इन लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए, तो उस समानता के लिए इनको आरक्षण रखा गया था। तो अगर हमें अब इस SC और SC में क्या करना है? कुछ संशोधन करना है, और इन लोगों के लिए क्या है? पॉजिटिव है। इसी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, 3 तलाक का मामला था। क्या था? 3 तलाक। 3 तलाक जानते हो, अभी बहुत इशू में रही थी काफ़ी 3 तलाक, तो ये भी तो एक मूल अधिकार था। बोलो, था नहीं था? उसमें 13 अनुच्छेद में कहा गया, ये कहा गया है कि जो पर्सनल लॉ है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 13 है वो ये भी कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार किसी को परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, तो उसमें हम लोग कोर्ट क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। 3 तलाक थी, सायरा बानो थी, उन्होंने केस कर दिया था भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनके पति ने क्या करा था? 3 तलाक दे दिया था। क्या दे दिया था? 3 तलाक। ठीक है, तो उसको लेकर सायरा बानो ने क्या कर दिया? जो सरकार थी उस पर केस कर दिया। अब भाई साहब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। जब कोर्ट में पहुंच गया तो सुनवाई स्टार्ट हुई, और जो मौलवी थे वो भाई कोर्ट पहुंच गए, बोले भाई ये तो हमारा पर्सनल लॉ है। क्या है हमारा? पर्सनल लॉ। जो रीति रिवाज वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पर्सनल लॉ कहते हैं। तो सायरा बानो ने नहीं माना और उन्होंने केस कर दिया। ठीक है, उसको लेकर उन्होंने क्या कह दिया? मौलवी कह रहे थे हमारा ये पर्सनल लॉ, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आपने गलत पढ़ा है, आपने अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा है। उसमें ये कहा गया है कि हम आपके पर्सनल लॉ को क्या नहीं कर सकते हैं। मान लो ये आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उसने कहा कि इससे पहले वाले जो कानून है, संविधान के बनने से पहले वाले जो कानून है, उन्हें पर्सनल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कब तक नहीं करेंगे? जब तक ये किसी का हनन नहीं कर रहे होंगे, मूल अधिकार का क्या नहीं कर रहे होंगे? हनन नहीं कर रहे होंगे। अब मान लो औरतों को भाई साहब आप तलाक दे रहे हो,
है ना। मान लो नमक कम हो गया तो बोले तलाक तलाक, ठीक है। टमाटर नहीं काटा बोले तलाक तलाक, ठीक है। मतलब एकदम मजाक बना दिया था। तो उसमें बहुत सारी औरतों को डिस्टर्बेंस होता था, मान लो बच्चे हैं कुछ भी हैं बेचारे कहाँ लेके जाएंगे फिर, ठीक है। तो एक लेडीज़ थी धाड़क, उन्होंने केस कर दिया था, बोले अब आइए हमारे पास मामला आ गया तो हम इसको सुनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसी के तहत क्या कहा, बोले अब हम इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर संविधान से पहले का कोई कानून है और अगर आपका रीति रिवाज में आता है, पर्सनल लॉ में आता है, तो तब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करती, तब तक आपका संविधान या आपका संसद इंटरफेयर नहीं करता है, जब तक वो किसी का हनन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब इसी को लेकर भाई केस पड़ गया। तो इसके बाद आपने देखा हुआ 3 तलाक खत्म कर दिया गया। 3 तलाक क्या था भाई, देखो आप लोग गलत में रहते हैं कि तलाक आखिर को ये हुआ क्या है। तो उसमें ध्यान रखना, जो तलाक होती है ना वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की। पहले होती है तलाक ए हसन, सही है। दूसरी तलाक जो होती है इनके पास वो होती है तलाक ए आ हसन। एक बार थोड़ा सही से लिखते हैं इसको,